गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन का वीडियो 31 पढ़ेंगे और वीडियो 31 में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। तो हेनरी का नियम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है आपके आने वाला एग्जाम के लिए। इंटर का जो एग्ज़ाम 2026 में होगा उसमें ये क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है, क्योंकि पिछले साल राउल्ट का नियम पूछ चुका है। तो आप ध्यान से समझेंगे। उसके अतिरिक्त आगे जो टॉपिक है उसमें भी हेनरी के नियम का काफ़ी प्रयोग है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले हम ये जानेंगे कि हेनरी का नियम कब दिया गया और किसके लिए दिया गया। मतलब हेनरी का नियम किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है। पहले हम इसके बारे में देखो। आपको कोई वीडियो तब समझ में आएगा, ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं तो पिछला वीडियो आप देखते आएंगे तब अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, बीच में कोई वीडियो देख लीजिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बारीकी से सभी वीडियो पढ़े तो आपको ईमानदारी से कहते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो पहले हम जाने कि हेनरी का नियम कब दिया गया और हेनरी का नियम किसके लिए दिया गया। देखो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले हमने 5 कारक पढ़ा है। पहला कारक पढ़ा है गैस की प्रकृति, दूसरा कारक पढ़ा है द्रव की प्रकृति या विलायक की प्रकृति, तीसरा कारक पढ़ा है ताप का प्रभाव और चौथा कारक पढ़ा है दाब का प्रभाव, पांचवा कारक पढ़ा है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो आपने जो चौथा कारक पढ़े हो, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैसों की द्रव्य विलयता पर दाब का जो आप प्रभाव पढ़े हैं, आपने पढ़ा है दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता बढ़ता है। मतलब किसी गैस को द्रव में रख करके अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो गैस जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में उस द्रव में घुलेगा। तो गैस की जो विलयता होता है द्रव में, या गैस की द्रव में विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए हेनरी ने एक नियम दिया कि यदि आप गैस को द्रव में घोल रहे हो तो आपको कितना दाब लगाना चाहिए ताकि वह गैस द्रव में अधिक से अधिक मात्रा में घुल सके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अर्थात हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलयता और दाब के बीच संबंध के लिए दिया गया है। और कब दिया गया? 1802 ईस्वी में हेनरी का नियम, हेनरी का नियम 1802 ईस्वी में दिया गया है। हेनरी का नियम 1802 ईस्वी में दिया गया, ऐसे लिखो 1802 ईस्वी में दिया गया। जो गैसों की द्रव में विलायता की जगह में आप घुलनशीलता भी लिख सकते हैं, क्योंकि विलायता को घुलनशीलता भी कहते हैं। जो गैसों की द्रव में विलायता और दाब के बीच संबंध
को दर्शाता है, को दर्शाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैं अभी आपको बताया कि हेनरी का नियम कब दिया गया और ये नियम किसके लिए दिया गया। तो हेनरी का नियम 1802 ईस्वी में दिया गया, जो गैसों की द्रव्य विलायता और दाब के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब हेनरी का नियम 1802 में दिया गया और हेनरी का नियम गैसों की द्रव्य विलेयता और दाब के बीच संबंध के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि हेनरी के नियम में क्या कहा गया, मतलब हेनरी का नियम क्या है। तो हम यहां लिखेंगे नियम। किसका नियम रे? हेनरी का नियम। ऊपर में हेनरी लिखा हुआ है, इसलिए केवल आप नियम लिखोगे। यहां देखो हेनरी का नियम क्या कहता है। बेटा मैंने अभी समझाया कि हेनरी के नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? गैसों की द्रव्य विलेयता और दाब के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब गैसों की द्रव्य विलेयता और दाब के बीच क्या संबंध है, इसी को हेनरी का नियम दर्शाता है। कैसे दर्शाता है देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, पात्र मतलब बर्तन। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, कोई द्रव यहां तक इस बर्तन में भरा हुआ है। ऐसे ऐसे मान लो कि इसके अंदर जल भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, और टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो कांस्टेंट है, मतलब अचर है। मतलब जो विलयन हम बना रहे हैं उसका ताप कांस्टेंट है। तो यह एक पात्र है जिसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव में मान लेते हैं कि जल भरा हुआ है। और ये जो रेखा देखते हो, ये रेखा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो जल है वो जल का सबसे ऊपरी पृष्ठ है, ये जिसको हम जल का स्वतंत्र तल कहते हैं। तो यहां तक आपका जल भरा हुआ है और इस जल के ऊपरी पृष्ठ पर क्या है? गैस है। कोई भी गैस हो सकता है, ये गैस का कण है। किसका कण है? गैस का कण। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, फिर से देखो। हमने एक पात्र ली और उस पात्र में यहां तक हमने जल भर दी। तो ये जल का सबसे ऊपरी पृष्ठ है और इसके ऊपर में ये गैस है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर जो गैस है ये गैस का कण है और वो कहां है? जल के ऊपरी सतह पर। मुझे इस गैस को इस जल में घोलना है, तो कैसे घुलेगा? ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर एक पिस्टन लगा दो। पिस्टन मतलब होता है ढक्कन, और यहां पर इस पिस्टन में हैंडल लगा दो ऐसे। ठीक है, जैसे हैंडल को आप दबाओगे, जैसे हैंडल को आप दबाओगे, ऐसे दबाओगे हैंडल को आप, ये हैंडल का, ये क्या है? पिस्टन का हैंडल है। इसको जब आप दबाइएगा तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो गैस पर दाब डालेगा। किस पर दाब डालेगा? गैस पर। और गैस कहाँ है? द्रव के ऊपरी सतह पर है। तो ये पिस्टन के हैंडल को दबाइएगा तो पिस्टन क्या करेगा? गैस पर दाब डालेगा, और गैस क्या करेगा? वो द्रव के सतह पर दाब डालेगा। ऐसे द्रव के सतह पर ऐसे दाब डालेगा। ठीक है, तो गैस के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब डाला जा रहा है उस दाब को कहते हैं आंशिक दाब। क्या कहते हैं? आंशिक दाब। ठीक है, फिर से देखिए, आंशिक दाब। जब आप पिस्टन को दबाइएगा तो पिस्टन क्या करेगा? वो गैस पर दाब लगाएगा, और गैस क्या करेगा? वो द्रव के सतह पर दाब लगाएगा। तो गैस के द्वारा जो द्रव के सतह पर दाब लग रही है, इस दाब को हम कहेंगे आंशिक दाब। फिर से, गैस के द्वारा द्रव के स्वतंत्र सतह पर या द्रव के सबसे ऊपरी सतह पर जो दाब लग रहा है, इस दाब को हम कहते हैं आंशिक दाब, जिसको हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से।
क्या आपको समझ में आया? आंशिक दाब किसको कहते हैं? आंशिक दाब किसको कहते हैं? गैस के द्वारा द्रव के सतह पर लगने वाला दाब गैस का आंशिक दाब कहलाता है। अब आप दिमाग लगाइए, ये पिस्टन को जितना ज्यादा दबाइएगा, पिस्टन गैस पर उतना ज्यादा दाब अप्लाई, पिस्टन को जितना दबाइएगा पिस्टन गैस पर उतना ज्यादा दाब लगाएगा, और गैस पर जितना दाब लगेगा गैस द्रव के सतह पर उतना ज्यादा दाब अप्लाई करेगा, और गैस द्रव के सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगा वो गैस द्रव में उतना ज्यादा घुलेगा। वो गैस क्या होगा? द्रव में उतना ज्यादा घुलेगा। फिर से देखो, आप पिस्टन को जब दबाइएगा, मतलब पिस्टन को जितना ज्यादा दबाएंगे पिस्टन क्या करेगा? गैस पर उतना ज्यादा दाब लगाएगा, और गैस पर जितना ज्यादा दाब लगेगा गैस द्रव के सतह पर उतना ज्यादा दाब लगाएगा। तो क्या होगा कि ये गैस द्रव में घुलते चला जाएगा, अधिक से अधिक मात्रा में द्रव में घुलेगा। तो गैस का द्रव में घुलना क्या कहलाता है? विलायता कहलाता है या घुलनशीलता कहलाता है। इसका मतलब यहां जो द्रव गैस में घुल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? गैस के आंशिक दाब पर डिपेंड कर रहा है। मतलब गैस जो द्रव के सतह पर दाब लगा रहा है उस दाब पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि गैस द्रव के सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगा गैस उतना ज्यादा द्रव में घुलेगा, अर्थात गैस की विलायता उतना ज्यादा होगा। यही है हेनरी का नियम। मतलब हेनरी क्या कहता है कि नियत ताप पर या स्थिर ताप पर या अचर ताप पर, नियत ताप पर या स्थिर ताप पर या अचर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलायता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस के आंशिक दाब मतलब गैस के द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम यह है बेटा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलायता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यही है हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलायता गैस के आंशिक दाब मतलब गैस के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब ये गैस द्रव के सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगा ये गैस इस द्रव में उतना ज्यादा घुलेगा, गैस की विलायता उतनी ज्यादा होंगे। अब हमको हेनरी के नियम का इक्वेशन निकालना है। तो बेटा हेनरी के नियम का इक्वेशन तब मुझे प्राप्त होगा जब ये पता चलेगा कि ये गैस जो द्रव में घुल रहा है उस गैस की मात्रा किसमें है। मतलब जो गैस द्रव में घुल रहा है उसकी मात्रा ग्राम में है कि मोल में है। तो डाल्टन साहब ने ये बात कहा कि जो गैस द्रव में घुल रहा होता है उस गैस की जो विलायता होती है उसको मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि जो गैस इस द्रव में घुल रहा है वो गैस की मात्रा, जो गैस इस द्रव में घुल रहा है उस गैस की मात्रा मोल में है। किसमें है? मोल में। क्योंकि गैस की मात्रा जब
जब गैस के घुलने की मात्रा द्रव्य में मोल में होगा तब ये गैस की विलयता मोल प्रभाज में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से सुनिए, डाल्टन ने कहा कि जो गैस इस द्रव में घुल रहा है उस गैस के घुलने की मात्रा मोल में होना चाहिए। अगर गैस के घुलने की मात्रा मोल में है तो गैस की द्रव में जो विलायता होगा वो मोल प्रभाज में होगा। तो हम लोग यहां पर इस नियम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे डाल्टन के अनुसार विलियन में डाल्टन के अनुसार विलियन में गैस की विलायता को मोल प्रभाज लिख लो या मोल भिन्न लिख लो या मोल अंश लिख लो। मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन के अनुसार विलियन में गैस की विलयता को मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो गैस द्रव में घुल रहा होता है उस गैस की मात्रा द्रव में मोल में होता है, और गैस की मात्रा द्रव में यदि मोल में है तो गैस की विलयता जो होगा द्रव में वो मोल प्रभाज में होगा। तब बेटा हेनरी का नियम जो यहाँ है ना ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैस का जो विलयता है वो क्या बन जाता है? मोल प्रभाज। तो तब हेनरी के नियम को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तब हेनरी के नियम को ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दो। इसलिए यहां हो जाएगा किसी विलियन में गैस का आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखो, जब डाल्टन ने ये कहा कि जब डाल्टन ने ये कहा कि जो गैस द्रव में घुल रहा है वो गैस की मात्रा ग्राम में नहीं होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, और जब गैस के घुलने की मात्रा मोल में होगा तो गैस की जो द्रव में विलयता होगा वो मोल प्रभाज में होगा। तो फिर हेनरी के नियम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, किसी विलियन में गैस का आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही बोलना है हेनरी के नियम को। तो बताओ क्या कहता है? किसी विलियन में गैस का आंशिक दाब, बेटा गैस के आंशिक दाब को P दर्शाते हैं और विलियन में गैस के मोल प्रभाज को X या जाइज दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ?
अतः क्या है, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब मतलब P समानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसके, उनके मोल प्रभाज के मतलब x के। तो क्या हो जाएगा, P समानुपाती x। अब यहां समानुपाती हटाया गया तो कांस्टेंट राशि में क्या आया देखो, बताओ ये किसका नियम है, हेनरी का नियम है। इसलिए यहां जो समानुपाती हट के कांस्टेंट जुटेगा उसको हम हेनरी कांस्टेंट कहेंगे, जिसको हम के एच से दर्शाते हैं, के एच इंटू एक्स। बेटा यही है हेनरी के नियम का इक्वेशन। अर्थात हेनरी के नियम का इक्वेशन क्या है, P बराबर के एक्स इंटू P बराबर के एच इंटू एक्स। अब आप समझो P क्या है, के एच क्या है, x क्या है। यहां जो P है ननू, ये जो P है ये विलयन में गैस का आंशिक दाब है, विलयन में गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, ठीक है। उसके बाद यहां पर x क्या है, x है विलयन में गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। उसके बाद ये जो के एच है ये है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक अंग्रेजी में बोलोगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है। अब यदि आपको पूछेगा कि हेनरी नियतांक का इक्वेशन बताओ तो P बराबर के एच इंटू एक्स, तो यही के एच तो हेनरी नियतांक है, तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, P बाई एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा P बाई एक्स। मतलब हेनरी नियतांक के एच बराबर क्या होता है, P बाई एक्स, मतलब गैस का आंशिक दाब डिवाइडेड बाई गैस का मोल प्रभाज। अब हम सीखेंगे, ये हेनरी का नियम हो चुका है, बस इतना ही है हेनरी के नियम में। अब आपको समझना है कि के एच का मात्रक क्या होता है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है और हेनरी कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, नोट कर लीजिए। तो ये के एच का मात्रक या इकाई, के एच का मात्रक क्या होता है बेटा, के एच का इकाई होता है के एच का इकाई होता है वायुमंडल, वायुमंडल। के एच का इकाई होता है बार, के एच का इकाई होता है टॉर। ये सब के एच मतलब हेनरी नियतांक का मात्रक। हेनरी नियतांक का मात्रक वायुमंडल भी होता है, बार भी होता है, टॉर भी होता है। आप कहोगे सर कैसे, तो अभी हमने पढ़ा है के एच का इक्वेशन। के एच का इक्वेशन क्या होता है, P बाई एक्स। ये जो x है बेटा ये मोल प्रभाज है, और मोल प्रभाज यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो क्या बच गया यहाँ, के एच बराबर P बच गया, क्योंकि x यहाँ यूनिट लेस है। अब P क्या है, दाब है, और दाब का मात्रक होता है वायुमंडल, बार और टॉर। अरे यार के एच बराबर एक्स यहाँ मात्रक ही नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो के एच बराबर पी एन हुआ। इसका मतलब के एच का वही यूनिट होगा जो दाब का होगा। यहाँ पी क्या है, आंशिक दाब, और दाब का मात्रक तो 11 में पढ़े हैं, दाब का मात्रक वायुमंडल होता है, बार होता है, टॉर होता है। इसलिए के एच का मात्रक वायुमंडल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, टॉर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हेनरी कांस्टेंट डिपेंड किस पर है। तो देखो ध्यान से, के एच
का मान, KH का मान गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। KH का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देखो, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलायता अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि H2N2O2 गैस जल में कम घुलता है, HCl NH3CO2 गैस जल में ज्यादा घुलता है। तो अलग अलग गैसों की द्रव में विलायता अलग अलग होती है, इसलिए KH जो है, हेनरी कांस्टेंट जो है, वो गैसों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान अलग अलग होगा। आगे देखिए, KH का मान ऐसे लिखेंगे, जिस गैस के लिए KH का मान, जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होता है, जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होता है, उस गैस की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, विलायता कम होता है। देखो क्या लिखे दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में, जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होता है, उस गैस की द्रव में विलायता कम होता है। मतलब जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा, वो गैस द्रव में कम घुलेगा। जैसे हीलियम गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हीलियम गैस जल में या द्रव में कम घुलता है, ठीक है। लेकिन जैसे CO2 गैस है, ये सब गैस का, जैसे CO2 गैस है, NH3 गैस है, ये सब गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान कम होता है, इसलिए ये सब गैस जल में ज्यादा घुलता है। ये बात कैसे पता चला? तो मैं अभी पढ़ा है कि KH बराबर होता है P/X, ठीक है। तो बताओ कि X बराबर क्या हो जाएगा? P/KH नहीं हो जाएगा? मतलब ये क्या है, X क्या है? ये विलियन में गैस का मोल प्रभाज है, और KH क्या है? हेनरी नियतांक। तो विलियन में जो गैस का मोल प्रभाज है, वो हेनरी नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती है ना जी। इसका मतलब जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक ज्यादा होगा, उस गैस की द्रव में विलायता या मोल प्रभाज कम होगा। अब हम पढ़ेंगे हेनरी नियम का ग्राफ। देखो हेनरी नियम क्या है? P समानुपाती X, और समानुपाती ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर P और X के मध्य ग्राफ खींचा जाए और इस ग्राफ का ढाल निकाला जाए, तो वो ढाल जो होगा हेनरी नियतांक KH के बराबर होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि P और ऐसे करके, यदि
यदि P और X के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जिसका ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं और ढाल को दर्शाते हैं tan थीटा से, जिसका ढाल KH के बराबर होता है, कि क्या होता है, बराबर होता है। देखो क्या लिखे हैं, यदि P और X, ये है हेनरी के नियम, इसमें P है गैस का आंशिक दाब और X है मूल प्रभाज। यदि P और X के मध्य मतलब गैस के आंशिक दाब और गैस के मूल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि समानुपातिक ग्राफ सरल रेखा में होता है, क्योंकि यहाँ X बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, X घटे तो P भी घटेगा। ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जिसका ढाल KH के बराबर होता है। जैसे देखो ग्राफ खींचते, ध्यान दो बेटा, ग्राफ में ये जो गैस का आंशिक दाब है इसको लेना है y एक्सिस में, y एक्सिस में लेना है गैस का आंशिक दाब, ठीक है, और x एक्सिस में लेना है मोल प्रभाज। अब यदि इसका ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये ग्राफ का यदि ढाल निकालोगे, ग्राफ का ढाल का मतलब है ग्राफ कितना कोण से झुका हुआ है, तो ग्राफ तो इतना ही कोण से झुका हुआ है, तो मान लो ग्राफ का ढाल थीटा एंगल पर है, तो यहां से आप लंब डाल दो और आप निकाल लो ग्राफ का ढाल tan थीटा, तो यहां से निकालेंगे ग्राफ की ढाल, तो ग्राफ की ढाल क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कौन होगा, ये देखो थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये एंगल 90 होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, थर्ड साइड आधार होगा, तो लंब कितना हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा P, और आधार कितना हो जाएगा X, तो ये हो जाएगा X। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया P/X, और P/X किसका इक्वेशन होता है यार, अभी तुरंत बताए, KH बराबर होता है P/X, मतलब हेनरी नियतांक का इक्वेशन होता है, तो ये बराबर हो जाए KH। देखो ये हमको निकल गया P और X के मध्य के ग्राफ की ढाल। देखो हमने क्या लिखा था, यदि P और X के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जिसका ढाल मतलब ग्राफ का ढाल मतलब tan थीटा किसके बराबर आया, KH के बराबर आया। तो इस टाइप से हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया। अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियम किस कंडीशन में लागू होगा, क्या इसका शर्त है, फिर पढ़ने वाले हेनरी के नियम का अनुप्रयोग।